आज SPM देखते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम चीज है, कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस आपको आना चाहिए ये चीजें, और अगर आपको नहीं पता है अभी तो इसका मतलब पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, केवल क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है। तो सोशल एंड प्रिवेंटिव रैपिड रिवीजन। मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज किसने दिया था? मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन की एक कॉज नहीं होता है डिजीज का, मल्टी फैक्टर होते हैं, किसने दिया था? पैटर्न कॉफर। पैटर्न कॉफर ने दिया था, पैटर्न कॉफर ने दिया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये तो सबको पता लुईस होगा। लुईस LOUIS, लुईस पास्चर ने दिया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज पैटर्न कॉफर, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स की बनी थी, और किसने बनाई थी? जेनर एडवर्ड जेनर ने। हाँ, जेनर, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, ठीक है। टर्म वैक्सीन किसने दिया था बेटा? लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ठीक है। लुईस पास्चर ने क्या दिया था? वैक्सीन टर्म दिया था, जबकि वैक्सीनेशन टर्म जो दिया था एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने दिया था। तो वैक्सीन छोटा है ना, तो देख लेना शायद स्पेलिंग किसकी बड़ी है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे यार दोनों बराबर है ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने दिया था, जबकि टर्म वैक्सीन जो दिया था लुईस पास्चर ने दिया था। ब्लड ग्रुप किसने दिया था बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी है, कार्ल लैंडस्टीनर। ऐसे ही याद कर लेंगे। ब्लड ग्रुप क्या है? जिसके ब्लड लग जाएगा कपड़े में तो उसका क्या हो जाता है? स्टेन हो जाता है ना, दाग छूट लग जाता है। तो वैसे ही ब्लड ग्रुप किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। सिट्रस फ्रूट प्रिवेंट द स्कर्वी, किसने ये बताया था कि सिट्रस फ्रूट खाने से स्कर्वी नहीं होगी? जेम्स लिंड, जेम्स लिंड ने बताया था कि सिट्रस फ्रूट प्रिवेंट द स्कर्वी। स्कर्वी किससे होती है? विटामिन सी। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया बेटा लाइफ साइकिल? रोनाल्ड रॉस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लाइफ साइकिल किसने दी थी प्लाज्मोडियम की? रोनाल्ड रॉस ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट। सर ये बार बार भूल जाता है। इसको बार बार पढ़ो फिर, क्योंकि ये बहुत ऐसा है ना कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो मैंने सारे वैसे क्वेश्चन हटा दिए हैं जो कि पूछने के चांसेस कम है, मैंने वही रखे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं या पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज किसने दिया था? पैटर्न कॉफर। मन में बोलते रहो बेटा, आप केवल मेरी बात सुनते रहोगे तो नींद आएगी, सो जाओगे। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज पैटर्न कॉफर, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। जैसे आपको क्यों भूल रहा है ये रोनाल्ड रॉस? क्योंकि आपके मुंह से नहीं निकला, जितनी बार वो ये बोलोगे उतना आप फ्रीक्वेंट हो जाओगे इस नाम से। तो पैटर्न कॉफर बोलोगे ही नहीं तो पैटर्न कॉफर कोई इतना इजी नाम तो है नहीं। तो जब हम 4-6 बार बोलेंगे तब हमें याद होगा। तो मल्टीफैक्टोरियल कॉज किसने दिया था? पैटर्न कॉफर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। फर्स्ट वैक्सीन किसने दी थी? स्मॉल पॉक्स, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने दी थी। वैक्सीनेशन टर्म एडवर्ड जेनर ने दिया था। वैक्सीन टर्म दिया था लुईस पास्चर ने। ब्लड ग्रुप किसने दिया था? लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। सिट्रस टू प्रिवेंट द स्कर्वी, दैट इज जेम्स लिंड, जेम्स लिंड, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रोनाल्ड रॉस, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रोनाल्ड रॉस। अब देखो इंपॉर्टेंट बुक, कुछ बुक के नाम है किसने लिखी थी ये बुक, है ना। तो एयर वाटर एंड प्लेसेस किसने लिखी है? हिप्पोक्रेट, हिप्पोक्रेट। तो हिप्पोक्रेट पुराने हैं, और पुराने बहुत पहले के क्या है, वाटर प्लेसेस, इन्हीं सब चीजों पे बुक लिखी जाती थी। तो एयर वाटर एंड प्लेसेस वाज रिटन बाय हिप्पोक्रेट। कैनन ऑफ मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो ऑर्गनन में भी पढ़ा होगा। एवेसिना, ठीक है। कैनन ऑफ मेडिसिन किसने लिखी थी? एवेसिना ने लिखी थी, एवेसिना ने लिखी थी। एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी, ये किसने लिखी थी? ये तो बहुत आसान है, सर्जरी टर्म आ गया। जोसेफ लिस्टर। हाँ, जोसेफ लिस्टर।
ये क्या है, ये कौन है? जोसेफ लिस्टर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो ये याद कर लो, एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी वाज रिटन बाय जोसेफ लिस्टर। फिर से देखते हैं, एयर वाटर एंड प्लेसेस हिप्पोक्रेट ने लिखी थी। एयर वाटर प्लेसेस पुरानी चीज है, पुराने जमाने की चीज है, हिप्पोक्रेट ने लिखी थी। द कैनन ऑफ मेडिसिन एवर्सिना ने लिखी थी, कैनन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स सबको पता है। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसने लिखी थी? लिखी नहीं थी। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन जॉन स्नो। जॉन स्नो। जॉन स्नो सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मैंने पढ़ाया भी है। जॉन स्नो, ठीक है। जॉन स्नो कौन है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जो है वो जॉन स्नो है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं बेटा? कॉलेरा। कॉलेरा। हाँ, कॉलेरा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक दूसरे से वाटर बॉन्ड। क्योंकि ये फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ ना, पब्लिक हेल्थ का जन्म ही इसी डिजीज से हुआ है। पानी से फैलती थी, तो हम लोग को पहले पता ही नहीं था कि पानी से भी डिजीज फैल रही है। तो कॉलरा जब आया तब हमको पता चला कि हमारी पब्लिक हेल्थ क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही कॉलरा से शुरू हुआ है ना, कि हमको साफ सफाई से रहना है ना। तो इसलिए फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कॉलरा को बोलते हैं। फादर ऑफ सर्जरी कौन है? सुश्रुत। इंडियन सर्जरी है बेटा, इंडियन सर्जरी है। फादर ऑफ सर्जरी पूछा जाएगा तो कभी भी नहीं लगाना। एम्ब्रोस पेरे। एम्ब्रोस पेर, ठीक है, एम्ब्रोस पेरे फादर ऑफ सर्जरी। अब फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी आएगा। अभी हमने जो बुक पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल। तो पहली चीज तो एंटीसेप्टिक, पहले बिना एंटीसेप्टिक के सर्जरी कर दे रहे थे, तो इसका मतलब पुराना होगा। ठीक है, तो एम्ब्रोस पेरे फादर ऑफ सर्जरी इज एम्ब्रोस। मॉडर्न आ गया, तो मॉडर्न में किसने एंटीसेप्टिक वाला करा है? दैट इज, नाम बोलो, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर, ठीक है। तो फादर ऑफ सर्जरी इज एम्ब्रोस पेरे, और जो मॉडर्न सर्जरी है जोसेफ लिस्टर है। फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? हीरोफिलस। हीरो लोग ही हैं जिनको सर्जरी याद होती है, नहीं तो नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है ना। तो दैट इज हीरोफिलस। हीरोफिलस क्या था? एनाटॉमी। मॉडर्न एनाटॉमी के कौन से हैं? नाम सुना होगा सबने। एंड्रियस वेसेलियस। हाँ, एंड्रयू वेसेलियस। एंड्रयू वेसेलियस। एंड्रयू वेसेलियस मॉडर्न एनाटॉमी के हैं ये। तो फादर ऑफ एनाटॉमी जो है हीरोफिलस है, और मॉडर्न एनाटॉमी है एंड्रयू वेसेलियस है। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन सी कंट्री है? हाँ, इंडिया। इंडिया है, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रहा है, इंडिया को ही सबसे ज्यादा नीड है, ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि लग रहा है सक्सेसफुल नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एक्टिविटी फॉर द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। अब क्या कर रहे हैं, देखो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज को फॉर द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एपरेंट हेल्दी। अब देखो, एपरेंटली हेल्दी पर्सन, हमें ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है। जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही पढ़ना है, डिवाइड कर लेना है। हु हैज बीन एक्सपोज टू अ केस, जो किसी केस से एक्सपोज हो गया उसको क्या बोलते हैं? किसी पर्सन की एक्टिविटीज को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक, जो कि एक हेल्दी पर्सन था, अगर वो किसी केस के कांटेक्ट में आया। लाइक आप केस किसी क्वारंटाइन, बेटा क्वारंटाइन, क्वारंटाइन ये लिखा है ना, अपेरेंटली हेल्दी लिखा है ना, दैट इज क्वारंटाइन, ठीक है। तो ये चीज याद करनी है, हेल्दी पर्सन अगर लिखा है तो क्वारंटाइन हो जाएगा, और मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक आप उसको रोक के रखना है उसको, और किसी केस के कांटेक्ट में आया, दैट इज क्वारंटाइन। तो दो चीजें देखनी है, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड और कोई हेल्दी पर्सन होना चाहिए, अपेरेंटली हेल्दी पर्सन। इन विच केसेस क्वारंटाइन इज डन फॉर द डबल द इंक्यूबेशन पीरियड। किन केसेस में? एपिडेमिक में, एपिडेमिक केसेस में, एपिडेमिक केसेस में,
एपिडेमिक केसेस में क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं डबल। 6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है तो क्या कर देंगे, 12 दिन का क्वारंटाइन कर देंगे। ठीक है। निकनेम, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के निकनेम देखते हैं। बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर किस डिजीज को बोलते हैं? Tuberculosis. Tuberculosis. टीबी को बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर, क्योंकि इससे क्या पता चलता है टीबी किस चीज की बीमारी है। टीबी क्या है, लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप की है, डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, अंडर डेवलप कंट्रीज में होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर है कि आपकी सोसाइटी कैसी है, आप कितनी हेल्थ फैसिलिटीज दे पा रहे हो, इसको बताती है। दैट इज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इज ट्यूबरक्लोसिस। स्लिम डिजीज, कौन से डिजीज को स्लिम डिजीज बोलते हैं? एड्स बोलते हैं, एड्स को बोलते हैं, एड्स को बोलते हैं। एड्स को क्यों बोलते हैं स्लिम डिजीज? क्योंकि इसका फीचर ही है इमेशिएशन। दैट इज व्हाई इसको स्लिम डिजीज बोलते हैं। डायरिया एंड इमेशिएशन होता है एड्स में, इसीलिए इसको स्लिम डिजीज बोलते हैं। ठीक है। ब्लैक सिकनेस, दो टर्म आते हैं, ब्लैक सिकनेस और ब्लैक डेथ। तो ब्लैक सिकनेस किसको बोलते हैं? मैं बता देता हूँ, दो डिजीज है, एक है कालाजार और एक प्लेग। अब आपको बताना है कौन सा डेथ है और कौन सा सिकनेस है। प्लेग ब्लैक सिकनेस है, ब्लैक डेथ हाँ, काला डेथ। एकदम उल्टा बता दिया आपने। अब देखो Black कैसे sickness, कालाजार, ब्लैक डेथ, हाँ, प्लेग। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। आपको पता है कि एपिडेमिक किस चीज की आई थी? कालाजार की कभी एपिडेमिक आई है? प्लेग की एपिडेमिक आई है ना, प्लेग की एपिडेमिक है। तो आपको पता है कि डेथ किसमें हुई थी? प्लेग की जब एपिडेमिक आई थी। तो हमको कैसे याद करना है, डेथ जिसमें हो रही है वो कौन सी होगी? प्लेग हो जाएगी, है ना। तो इससे याद करेंगे, PLAGUE, प्लेग। प्लेग में ब्लैक डेथ है, डेथ हो रहा है क्योंकि एपिडेमिक की तरह आती थी। ब्लैक सिकनेस किस में हो जाएगी? कालाजार, कालाजार। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेथ किस में होगी? जो एपिडेमिक डिजीज की तरह आ रही है, लीशमानियासिस। ठीक है, लीशमानियासिस दैट इज ब्लैक सिकनेस। एट डे डिजीज किसको बोलते बेटा? टेटनस के, नियोनेटल टेटनस। ठीक है, टेटनस नियोनेटरम। ठीक है, टिटनस नियोनेटरम को 8th डे डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे ही काट दी, है ना, नॉन इम्यूनाइज था। 100 डे कफ किसको बोलते हैं? वूफिंग कफ। Whooping cough. हाँ, वूफिंग कफ। वूफिंग की स्पेलिंग ही गलत हुई थी। वूफिंग की स्पेलिंग क्या होती है? WHOOP। एक जना बोलो। WOOS। ठीक है, पर्टुसिस। ठीक है, कॉज फिनोमेना। Tuberculosis. ठीक है। Tuberculosis. हैंसन डिजीज किसको बोलते बेटा? Leprosy. लेप्रोसी। लेप्रोसी। अब देखो हम लोग ने एक पढ़ा था, कौन सा? मल्टीफैक्टोरियल कॉज किसने दिया था? Eaten copper. पैटर्न कॉफर। अब यहाँ पे आ गया वेब ऑफ कॉजेशन। एक तो मल्टीफैक्टोरियल, उससे भी ज्यादा पूरा वेब बना हुआ है कॉजेशन का, ये किसने दिया था? मैकमोहन एंड पग। मैकमोहन एंड पग ने दिया था। तो वेब ऑफ कॉजेशन किसने दिया था? वेब ऑफ कॉजेशन। देखो वेब है तो हम लोग www पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम वेबसाइट को ही देखते हैं तो www होता है ना। तो वेब क्या है? मैक क्या है? मैक क्या है? PC होता है ना मैक, है ना, कि मैक है मेरे पास, है ना। तो मैक मोहन एंड पग जो है वेब ऑफ कॉजेशन से रिलेटेड है ना। अब देखते हैं दो चीजें, PQLI और SDI। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है जितनी बार किसी से नहीं पूछा गया। PQLI और SDI हमको इसका देखना है। तो पहली चीज तो क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट पूछते हैं। 3 चीजें हमें याद रखनी है, क्या क्या चीजें आती हैं PQLI में और क्या क्या चीजें आती हैं SDI में। तो पहली चीज तो आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर। और इसमें क्या आ जाती है? At birth. लाइफ एक्सपेक्टेंसी
एट बर्थ। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसमें आता है रेट। इसमें क्या आता है बेटा, इनकम आती है, दैट इज जीडीपी। ठीक है, इसमें क्या आता है, लिटरेसी रेट आता है, और इसमें क्या आता है, नॉलेज। ठीक है, तो अब हमको कैसे याद करना है, पहली चीज तो PQLI की स्पेलिंग बड़ी है, PQLI दैट इज 4 वर्ड है इधर, और इधर देखो 3 ही है। तो ये क्या हो गया, पहले ही याद हो गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, एज किस में ज्यादा है, जिसकी स्पेलिंग ज्यादा है, 1 साल पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं हम, है ना। तो दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, किसमें, जिसमें स्पेलिंग में वर्ड ज्यादा है, दैट इज PQLI। जबकि SDI में क्या है, अभी पैदा ही हुआ है, 3 ही वर्ड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देख रहे हो। तो एक तो पहले यही चीज पता चल गई। अब पहली चीज तो इन्फेंट किसको बोलते हैं, 1 साल का बच्चा होता है। दूसरी चीज यही समझ में आ गई कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किसमें होगा, PQLI में होगा। ठीक है, इसमें लिटरेसी रेट हो जाएगा, इसमें नॉलेज हो जाएगा। अब देखो दूसरी चीज क्या, PQLI और SDI की रेंज पूछते हैं, सेम इसको भी ऐसे याद करेंगे। अब इसकी स्पेलिंग बड़ी है, इसकी रेंज बड़ी हो जाएगी, 0 से लेके 100 तक रेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, और इसकी रेंज हो जाएगी छोटी, क्योंकि SDI 3 वर्ड का है, तो 0 से लेके क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो समझ में आ गया, स्पेलिंग बड़ी, रेंज बड़ी, स्पेलिंग छोटी, रेंज छोटी, स्पेलिंग बड़ी, एज बड़ी, और स्पेलिंग छोटी, एज छोटी। ठीक है, याद हो गया। बेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। अब देखो क्या है, बेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ द डिजीज, क्या है ये जो चीज पूछी जा रही है, क्या है, बर्डन ऑफ डिजीज बताती है, इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, कोई इंटरवेंशन कितना काम कर रहा है और बर्डन ऑफ डिजीज उस पॉपुलेशन में कितनी है, इसका बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है बेटा, Is fatality rate. डेली डेली है, डेली डेली, दैट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब देखो उसमें क्या लिखा है, बर्डन ऑफ द डिजीज इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। तो बेस्ट मेजर है ये बर्डन ऑफ डिजीज निकालने का। तो डेली क्या होता है, YLL प्लस YLD। YLL क्या होता है, ईयर ऑफ, लॉस ड्यू टू हाँ, क्या होता है, YLL क्या होता है, ईयर ऑफ लॉस्ट लाइफ, ईयर ऑफ लॉस्ट लाइफ, लॉस्ट लाइफ। ठीक है, और ये क्या होता है, YLD, लॉस ड्यू टू डिसेबिलिटी। हाँ, ईयर लॉस टू डिसेबिलिटी, दैट इज YLD। तो इसमें देखो दोनों चीजें पता चल रही हैं कि हमने कितने साल खोए, ईयर ऑफ लॉस लाइफ, कितने लाइफ के साल खो गए, और कितने साल जो हो गए हमारे किस चीज की वजह से खो गए, डिसेबिलिटी की वजह से। तो पहली चीज तो पहला जो टर्म है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, मॉर्टेलिटी को, और दूसरा टर्म किस चीज को डिनोट कर रहा है, डिसेबिलिटी को। तो डिसेबिलिटी में भी हमारे लॉस हुए और मॉर्टेलिटी में भी लॉस हुए। तो ये दोनों चीज को निकालता है, बर्डन ऑफ डिजीज को निकालता है, तो मॉर्टेलिटी प्लस डिसेबिलिटी दोनों चीजों को निकाल देता है ये। ठीक है, तो डेली क्या होता है, YLL प्लस YLD होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, DL जितनी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जैसे आज की हेल्थ केयर सिस्टम को देख के अगर आप मानते हो कि 60 साल इंसान जिएगा, उसमें से जितने भी डिसेबिलिटी वाले ईयर हैं अगर उनको हम हटा दें तो क्या बचेगा, हेल्दी लाइफ हेल्दी लाइफ बचेगा। उसको क्या बोलते हैं, सुल्वियन इंडेक्स बोलते हैं, सुल्वियन इंडेक्स।
ठीक है, सुलिवान इंडेक्स बोलते हैं इसको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्री और डिसेबिलिटी इज सुलिवान इंडेक्स। किलिंग पावर और डिजीज तो सबको पता होगा, केस फैटेलिटी रेट, केस फैटेलिटी रेट, दैट इज केस फैटेलिटी रेट, है ना। किलिंग पावर और कितना ज्यादा वो मार सकती है डिजीज, दैट इज केस फैटेलिटी रेट। CFR किस डिजीज के लिए 100% होता है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है ये। रेबीज, रेबीज, रेबीज के लिए, रेबीज से कोई नहीं बचता, हो गया तो गए, दैट इज केस फैटेलिटी 100% किसके लिए है, रेबीज के लिए। ठीक है। आइसबर्ग फिनोमेना, फ्लोटिंग टिप किसको डिनोट करती है बेटा, क्लिनिकल क्लिनिकल केसेस, क्लिनिकल केसेस। और जो सबमर्ज क्वेश्चन होता है वो किसको, सब क्लिनिकल केसेस। सब अनडायग्नोज, या कैरियर्स। ठीक है, तो देखो ये देखो हमारा हो गया जो फ्लोटिंग टिप है क्लिनिकल केसेस। क्लिनिकल केसेस के लिए हम क्या कराते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं। कि आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, और आप क्या करते हो, उसको कह देते हो कि जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। तो ये क्या हो गया, डायग्नोसिस बना लिया आपने रीनल स्टोन की, है ना। तो दैट इज क्या है कि क्लिनिकल केस, कोई डायग्नोसिस बनाने के लिए आप क्या कराते हो कि कोई क्लिनिकल केस की, तो दैट इज डायग्नोसिस में। जबकि क्या है, सबमर्ज पोर्शन, एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए आप क्या कर रहे हो, कैरियर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, स्क्रीनिंग करा रहे हो। ये क्या है, अपेरेंटली हेल्दी है बट डिजीज कैरी करते हैं, है ना, बर्डन ऑफ डिजीज इनके अंदर है, दैट इज स्क्रीनिंग कराते हो सबमर्ज पोर्शन के लिए। ठीक है, डायग्नोसिस कराते हो किसके लिए, जो आपके क्लिनिकल केसेस हैं। आइसबर्ग फिनोमेना नॉट सीन इन, कौन से डिजीजेस हैं जिसमें आइसबर्ग फिनोमेना में मिलता है। देखो कुछ डिजीजेस हैं जिनके नाम से ही क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, बाकी तो अपना देखते रहना। रेबीज, टिटनस, मीजल्स एंड रूबेला। तो इतना तो आपको समझ ही में आ रहा है कि वो समझ समझ क्वेश्चन कौन सा है, ऐसी डिजीजेस जो कोई सिम्टम नहीं दे रही, इनकी डायबिटीज है पता ही नहीं चल रहा है, बट किसी के रेबीज है पता नहीं चलेगा क्या, टिटनेस है पता नहीं चलेगा क्या। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल में देख के पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो बहुत दिमाग लगाने की नहीं जरूरत है, ऐसे ही इजीली आपका क्वेश्चन निकल जाएगा कि आपको बस देख लेना है कौन से सिम्टोमेटिक में जाएगा, कौन सा एसिम्टोमेटिक में जाएगा। तो इतना अगर किसी को भी नॉलेज है, कॉमन सेंस भी लगा लेगा, तब भी उसका ये क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा। कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर पूरी तरीके से ऑर्गेनिज्म को ही हटा दिया तो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, इरेडिकेशन, डिजीज इरेडिकेशन, डिजीज इरेडिकेशन, इरेडिकेशन, डिजीज इरेडिकेशन बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड ऑन, कब स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया था, कब इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, 1980 में किया गया था, 8th में, 8th में 1980 को डिक्लेयर कर दिया गया था WHO द्वारा कि ये इरेडिकेट हो गया है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। और कौन सी ऐसी डिजीज है जो केवल इरेडिकेट हुई है अभी, वो भी स्मॉल पॉक्स है, केवल सिंगल डिजीज इरेडिकेट हुई है। सेंटिनल सर्विलांस, सेंटिनल सर्विलांस, एक तो पहली चीज तो ये पूछा जाता है कि सेंटिनल सर्विलांस किस चीज के लिए होता है, हेल्पिंग आइडेंटिफाई द मिसिंग केसेस, मिसिंग केसेस के लिए सेंटिनल सर्विलांस करते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि हम लोग किसमें यूज करते हैं सेंटिनल सर्विलांस को, कंट्रोल, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले तो एड्स याद कर लो कि सेंटिनल सर्विलांस किसमें यूज होता है, एड्स में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन में कि सेंटिनल सर्विलांस किसमें यूज होता है, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एड्स में यूज होता है। और किस चीज के लिए यूज होता है, आइडेंटिफाइंग द मिसिंग केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब आते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। प्राइमोडियल लेवल, प्राइमोडियल प्रिवेंशन देते हैं, तो इसमें प्राइमोडियल में क्या करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा देंगे हम, है ना, इंडिविजुअल एजुकेशन देंगे, मास एजुकेशन देंगे। तो हम सिंपल चीज क्या है, यहाँ पे कोई फैक्टर मौजूद तो है नहीं जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर है,
बट हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल एजुकेशन की सिगरेट नहीं पीना है हमें, है ना। मास एजुकेशन की सैनिटेशन के लिए आप पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पिटवा दिया कि हाथ धुलना है तभी खाना खाना है, दैट इज मास एजुकेशन। इंडिविजुअल एजुकेशन किसी को बता दिया कि ये चीज करने से ये नुकसान होता है, दैट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आएगा। तो इंडिविजुअल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडिविजुअल एजुकेशन मास एजुकेशन किस में आएगा, किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस में आएगा, तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आएगा। ठीक है, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर, ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन किस डिजीजेस के लिए है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि ओबेसिटी से बचना है तो क्या करो, अच्छा खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचना है तो क्या करना है, हमको हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करनी है। ये सब किस में आता है, मास एजुकेशन में आता है। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। प्राइमरी प्रिवेंशन में देखो क्या आता है, दो चीजें आती हैं, हेल्थ प्रमोशन आता है, दूसरा आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके अंडर में आता है। तो पहली चीज तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। हेल्थ प्रमोशन, आपको बताना है कि हेल्थ प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कि सही पानी पीना है ना, क्लोरीनेटेड वाटर आप दे रहे हो, दैट इज हेल्थ प्रमोशन। आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो, डिफाइड फूड यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो दैट इज इम्यूनाइजेशन। आप जितना भी इम्यूनाइजेशन होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इम्यूनाइजेशन जो होता है वो किसके अंडर में आता है, तो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस जो होता है वो किस में आता है, किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो विटामिन ए क्या है, प्राइमरी में है, और एट द सेम टाइम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा, क्योंकि विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। स्पेसिफिक डिजीज है, स्पेसिफिक आपका विटामिन है, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा। इम्यूनाइजेशन की पोलियो के लिए आपने पोलियो ड्रॉप पिला दी, दैट इज इम्यूनाइजेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। दो चीजें आती हैं, अर्ली डायग्नोसिस कि पहले सही से अर्ली डायग्नोस कर लो उस चीज को और तुरंत ही ट्रीटमेंट कर दो उसका। तो अगर हम क्या कराते हैं, स्पूटम फॉर AFB, दैट इज एसिड फास्ट बैसिलस, पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर, है ना। कैंसर सर्विस के लिए आप क्या करा लो, पैप स्मीयर करा लो पहले से, अगर होगा तो पता चल जाएगा आपको, जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाएगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे। ठीक है, तो दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसका पार्ट है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। टर्सरी लेवल में क्या आती है, दो चीजें आती हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, कि कैसे उसकी डिसेबिलिटी को हम लिमिट कर रहे हैं कि उससे ज्यादा नहीं जा पाए डिसेबल, कि पैर कट गया ठीक है, लिमिट है ना, उससे ज्यादा न कट पाए। रिहेबिलिटेशन की उसको बैसाखी दे दी हमने, दैट इज रिहेबिलिटेशन। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली ऑपरेटेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टर्सरी लेवल, टर्शरी लेवल, बेटा टर्शरी लेवल क्या है, सेकेंडरी लेवल। टर्शरी लेवल मतलब हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन, किसी का पैर कटने से बचाना है क्या, हमें हमें तो यहीं पे रोक लेना है ना, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, है ना। देखो जितना भी है प्राइमरी प्रिवेंशन यहाँ पे हम काम ही नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ क्या है, अब देखो हमको देखना है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली ऑपरेटेड। हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, वो कहाँ पे वर्क करती है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे वर्क करती है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे वर्क करती है, कि आप हमारे अस्पताल आओ और हम आपका इलाज करेंगे। वो आपके घर घर जाके इलाज नहीं करती, है ना। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे हमारी गवर्नमेंट करती है, कि आपको खांसी आ रही है, आप अस्पताल जाइए, दवा लेके आइए, तो दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो यही पूछा गया है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली ऑपरेटेड कहाँ पे काम करती है, सेकेंडरी लेवल। ठीक है, कि आपकी तबीयत खराब है, आप जाओगे हॉस्पिटल, आपके पास कोई नहीं आ रहा है ना, तो दैट इज अर्ली डायग्नोसिस। वो डायग्नोस करेंगे आपको, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट दे देंगे। तो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जितनी भी आपके हॉस्पिटल हैं, CSC हैं, PSC हैं, ये सब सेकेंडरी लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं वो सारे इसी लेवल पे काम करते हैं, कि आप उनके पास जाओगे, वो आपके पास नहीं जाएंगे। इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट, इस इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट में 4 लाइन होती है। पहली चीज तो ये, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, लाइन 1A और लाइन 1C, यही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लाइनें 4 होती हैं, चारों के चारों याद कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कुछ भी जा सकता है। तो ये नहीं है कि मैंने 2 ही लाइन बता दी तो आप 2 ही याद करके बैठे हो, बट मैं वो बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पूछी गई है। ठीक है,
किसी का बेटा स्पीकर ऑन है, बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमको देखो दो चीज याद करनी है। पहला तो याद करना है लाइन, दो चार लाइन होती है। पहले तो लाइन 1A, तो जो डेथ सर्टिफिकेट होता है WHO द्वारा जो दिया गया है उसका फॉर्मेट, उसमें दो चीज होती हैं, 1A होती है, 1C होती है। तो 1C और 1A पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो पहली चीज तो ये है कि हमको ये पता लगाना है कि डेथ कैसे हुई किसी इंसान की। तो 1A में क्या लिखा है, डिजीज और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, कि उसकी डेथ किस चीज से हो गई। तो जैसे मान लो कि किसी के डायबिटीज था, और तो ये थोड़ी ना हो जाएगा कि आप लिख दोगे कि डायबिटीज की वजह से डेथ होगी इसकी। आप लिखोगे डायबिटीज में किसकी वजह से होगी, जैसे मान लो रीनल फेलियर की वजह से हो गई, तो दैट इज द डिजीज और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू दैट इज रीनल फेलियर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर की वजह से हो गई डेथ। बट ये क्या है, लाइन 1C, द मेन एंटीसेंडेंट या अंडरलाइंग कॉज। अब इसमें क्या है, रीनल फेलियर किस वजह से हुआ, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो जो मेन डिजीज थी वो क्या है, डायबिटीज थी। डायबिटीज की वजह से क्या हुआ, रीनल फेलियर हुआ, और रीनल फेलियर की वजह से मर गया। तो यही चीजें पूछी गई हैं 1A और 1C। तो डिजीज और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, जिससे डेथ हुई, तो डायबिटीज मेलाइटस से थोड़ी डेथ हुई, डेथ किससे हो गई, रीनल फेलियर से हो गई। बट जो मेन अंडरलाइंग कॉज था जो उसका, वो क्या था, डायबिटीज मेलाइटस। तो यही पूछा गया है कि 1A और 1C, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, किसको एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट बोलेंगे, इनमें इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। 1C 1C, दैट इज 1C, लाइन 1C, दैट इज मेन एंटीसेंडेंट या अंडरलाइंग कॉज। 1C जो होता है इसी को बोलते हैं एसेंस ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट। नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन, न्यू केसेस को क्या बोलते हैं, incidence इंसिडेंट्स बोलते हैं, इंसिडेंट्स बोलते हैं, इंसिडेंट्स बोलते हैं न्यू केसेस को। और ओल्ड प्लस न्यू केसेस इज प्रेवलेंस, प्रेवलेंस बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन इज इंसिडेंस। ओल्ड प्लस न्यू केसेस टोटल करंट केसेस, टोटल करंट केसेस इन अ गिवन पॉपुलेशन इज प्रेवलेंस बोलते हैं। ठीक है, प्रेवलेंस बोलते हैं। फर्स्ट केस दैट कम टू द नोटिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जैसे कोई पहला केस आया, जैसे कोविड का पहला केस आया और किसी इन्वेस्टिगेटर ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उस फर्स्ट केस को क्या बोलेंगे, फर्स्ट केस, index case इंडेक्स केस बोलेंगे, इंडेक्स केस। केस तो बहुत सारे घूम रहे होंगे, मगर जो पहला केस जो इन्वेस्टिगेटर के पास आया, जो नोटिस किया कि भाई ये तो मंकी पॉक्स लग रहा है हमको, है ना, तो वो जो पहला केस जो डायग्नोस किया गया होगा, दैट इज द इंडेक्स केस, है ना, जो नोटिस किया हमारे इन्वेस्टिगेटर ने। ठीक है, तो वो फर्स्ट केस बोला जाएगा। हो सकता है उससे पहले 10-12 लोग को पहले भी हो चुका हो, है ना। तो जो पहला केस आया दैट इज इंडेक्स केस, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, time interval between invasion of infectious agent and appearance of the first sign and symptom of the disease। तो पहले क्या पूछ रहा है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कहाँ का, बिटवीन द इन्फेक्शन होने से लेके पहला अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम, उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होने के टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, incubation period इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन पीरियड। कि जब आपके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट चला गया, आपको इन्फेक्ट कर दिया, बट हो सकता है कि आप 2-3 दिन तक सिम्टम ही ना प्रोड्यूस करो, तो 2-3 दिन के बाद आप सिम्टम प्रोड्यूस करने लगोगे। वो जो टाइम पीरियड है, टाइम इंटरवल है, जहां से आपके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट गया और आपने साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करने लगे, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। टाइम टेकन फॉर अ पर्सन फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन टू डेवलप द मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। हो सकता है पहले दिन से ही सिम्टम आप देने लगो, बट क्या है कि 5वें दिन या 6ठे दिन आके आपकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वायरल लोड आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो दैट इज मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। तो वो उसको क्या बोलेंगे, generation time जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम, इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। कि आपके अंदर क्या हुआ, टाइम टेकन फॉर अ पर्सन फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन टू डेवलप द मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, कि आप में इन्फेक्शन हुआ बट
कहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी है उस टाइम के बीच के गैप को क्या बोलेंगे, जनरेशन टाइम, जितना टाइम आप लोगे। ठीक है, अब वैक्सीन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ने पढ़ लिया था वैक्सीन के बारे में थोड़ी चीजें। अब देखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये देखो, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से लाइव लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है और इनएक्टिव वैक्सीन कौन सी है। तो दे दिया जाएगा कि इसमें से बताओ कौन सी है। बस यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाइव एटेन्यूएटेड के एग्जाम्पल देख लेंगे, BCG, OPV। OPV कौन सा वाला, सेबाइनस्टीन। मम्स, ठीक है, मीजल्स, रूबेला, येलो फीवर, सब क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। BCG है, OPV है, OPV में भी सेबाइनस्टीन, और उसके बाद मम्स है, मीजल्स है, रूबेला है। MMR का, BCG का, OPV का, येलो फीवर का, ये सब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है ना। जबकि इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन कौन सी है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। IPV, साल, IPV, रेबीज, HIV, हाँ, हेपेटाइटिस बी, TT ठीक है, और TT भी है, हाँ, इनएक्टिवेटेड। और कौन सा, और कोई बताया था, एक और किसी ने बताया था, जापानीज एंसेफेलाइटिस। हाँ, JE का, JE भी होता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, IPV है, रेबीज है, हेपेटाइटिस बी है, TT है और JE है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द वैक्सीन। तो कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्सीन के, तो प्रेगनेंसी में नहीं लगानी है, लाइव वैक्सीन नहीं लगानी है। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में नहीं लगानी। और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां इम्यून सिस्टम कम सप्रेशन हो जाता है, organ transplant. ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसका मुझे पता नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। जो 3-4 चीजें पूछी गई थी मैंने बता दी। प्रेगनेंसी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में भी नहीं लगाते हैं, और कॉर्टिसोल अगर दे रहे हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो भी नहीं लगाते। ठीक है, विटामिन ए डोजेस 1000 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल। हाँ, पहले तो यही पूछा गया है कि कितने टोटल कितना लगाते हैं, तो टोटल पहले किसी ने बता दिया, टोटल इज 17 लाख, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो पहला तो हमको यही क्वेश्चन मिल गया कि टोटल कितनी लगानी है, तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगानी है। दूसरा क्वेश्चन पहले ये पूछा जाता है कि पहली डोज कब लगती है, विटामिन ए की पहली डोज कब देते हैं हम, 9 9 months. 9 months. मंथ पे, 9 मंथ पे देते हैं, 9 मंथ, 9 मंथ पे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कितनी देते हैं 9 मंथ पे, 2 lakh. 1 lakh. 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, 9 मंथ पे कितनी दी जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और क्या करते हैं, 9 मंथ पे देने के बाद हम हर 6 महीने पे कितनी देते हैं, 2 2 लाख लाख 2 lakh. इंटरनेशनल यूनिट। कितने साल तक देते हैं, हाँ, एवरी 6 मंथ, 5. एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ हमको देनी है टिल एज 5। ठीक है, तो हमको विटामिन ए के बारे में क्या क्या याद करना है, टोटल जो है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, 9 मंथ पे लेते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, हर 6 मंथ पे देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और उसमें क्या है, टिल एज 5 ईयर है। अच्छा, ये फर्स्ट साइन क्या होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का, साइन Dot. कंजक्टाइवल जीरोसिस, और फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। Night blind. नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, कंजक्टाइवल जीरोसिस। और क्या मिलता है, कोई स्पॉट मिलता है इसमें, Bitot spot. बेटॉट स्पॉट मिलता है। ठीक है, बेटॉट स्पॉट मिलता है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं इसमें विटामिन ए में, ठीक है, इतना और मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अब देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में टीटी का देखना है हमें, टीटी का इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो देखो पहली चीज तो ये कि टीटी के 2 लगेंगे। तो पहला TT1, TT2। तो पहली चीज तो ये होती है कि पहला जो टीटी का लगता है प्रेग्नेंट वुमन में, तो ये है एज सुन एज प्रेगनेंसी डिटेक्टेड, कि जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाए, चाहे पहले मंथ में हो जाए दूसरे मंथ में हो जाए, झट से टीटी का पहला टीका लगवा दो। तो एज सुन एज प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड, तो अर्ली प्रेगनेंसी में लगा सकते हो। तो एज सुन एज प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड, एज सुन एज। ठीक है। TT2 कब लगाना है? 4 वीक आफ्टर TT1। जैसे आज लगाया तो उसके 4 वीक बाद, 1 महीने बाद फिर हम दोबारा दूसरा टीका लगा सकते हैं। ठीक है। टीटी का बूस्टर लगता है। अगर लास्ट 3 ईयर में इफ रिसीव्ड 2 TT डोजेस, अगर 2 TT के डोज लग चुके हैं, किसी फीमेल को TT1 लग चुका है, TT2 लग चुका है, 3 साल पहले अगर किसी की प्रेगनेंसी हुई थी, TT1 TT2 लग चुका है और उसको अभी प्रेगनेंसी है, तो क्या लगा देंगे? टीटी बूस्टर लगा देंगे। इफ रिसीव्ड 2 TT डोजेज इन प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर, तो हम क्या लगा देंगे? टीटी का बूस्टर लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन अ केस कंट्रोल स्टडी, किसी चीज का एसोसिएशन निकालने के लिए केस कंट्रोल स्टडी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन किससे निकालते हैं? बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ से शुरू होता है। odds ratio, हाँ, ऑड्स रेशियो होता है। ठीक है, ऑड्स रेशियो। जैसे हमें क्या निकालना है? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन केस कंट्रोल स्टडी। आपने जैसे क्या किया कि सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है कि लंग कैंसर होता है, तो ये क्या लगा रहे हो? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन निकालो ना, कि हम कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी एसोसिएशन की, कितना ज्यादा कॉमन है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। दैट इज ऑड रेशियो। ठीक है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज, that is ability to identify correctly all those who do not have the disease, that is specificity। specificity तो इसमें क्या है? जो हेल्दी है, जिनको डिजीज नहीं है, उनको पता लगाना है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज, जो हेल्दी है, दैट इज स्पेसिफिसिटी। ठीक है। अब देखते हैं क्या है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रू पॉजिटिव है कि डिजीज जो है हमारी, जैसे हमने किसी चीज के लिए स्क्रीन टेस्ट कराया है ना, तो ट्रू पॉजिटिव कब बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, जैसे उसके अंदर डिजीज है और क्या मिला हमें? पॉजिटिव भी मिल गया वो स्क्रीन टेस्ट में, दैट इज ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब कि डिजीज नहीं है और जब टेस्ट आया तो उसमें भी डिजीज नहीं थी, दैट इज ट्रू नेगेटिव। ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव कि देखो नहीं है पर डिजीज नहीं है लेकिन हाँ, डिजीज नहीं है बट क्या आ गया? टेस्ट क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव आ गया, है ना। इसमें क्या है? फॉल्स नेगेटिव, डिजीज प्रेजेंट है बट क्या आ गया? टेस्ट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डिजीज प्रेजेंट भी है ना, और टेस्ट भी सही आ रहा है, तो दैट इज ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव कि डिजीज नहीं है और टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, दैट इज ट्रू नेगेटिव, दोनों चीजें सही हैं। फॉल्स पॉजिटिव कि फॉल्स पॉजिटिव आ गया कि डिजीज नहीं है बट क्या आ गया? टेस्ट जो आ गया हमारा वो पॉजिटिव आ गया। फॉल्स नेगेटिव इज कि डिजीज प्रेजेंट तो है बट क्या आएगा? टेस्ट में आया कि डिजीज है ही नहीं, दैट इज फॉल्स नेगेटिव। होस्ट इन विच द पैरासाइट अटेन मैच्योरिटी और पासेस द सेक्सुअल साइकिल, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट में primary host, प्राइमरी होस्ट definitive, बोलते हैं, सेकेंडरी होस्ट बोलते definitive, हैं, क्या बोलते हैं? दैट इज primary हाँ, host, प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट। definitive, प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव। तो पहली चीज तो यही याद कर ली, होस्ट इन विच पैरासाइट अटेन
मैच्योरिटी, यही क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और या तो जिसमें सेक्सुअल साइकिल होती है, तो सेक्सुअल साइकिल जिसमें होगी वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी होस्ट हो जाएगा या डिफिनेटिव होस्ट हो जाएगा, इसके बिना काम नहीं चलना है, दैट इज प्राइमरी होस्ट। होस्ट इन विच द पैरासाइट इज इन लार्वल या ए सेक्सुअल साइकिल, तो सेक्सुअल साइकिल जिसमें होगी वो प्राइमरी होस्ट हो जाएगा, जिसमें ए सेक्सुअल साइकिल होगी वो क्या हो जाएगा, Secondary सेकेंडरी host. होस्ट या इंटरमीडिएट हो जाएगा, सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा या इंटरमीडिएट होस्ट हो जाएगा। ठीक है, डेमोग्राफिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक साइकिल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या डेमोग्राफिक साइकिल। तो पहली चीज तो इनके नाम याद कर लो कि इनके स्टेजेस क्या हैं डेमोग्राफिक साइकिल के। तो जितनी भी चीजें, जैसे जो भी पॉपुलेशन है वो इन फेजेस के थ्रू जाती है। तो हाई स्टेशनरी है, अर्ली एक्सपेंडिंग है, लेट एक्सपेंडिंग है, लो स्टेशनरी है और डिक्लाइन है। तो पहले चीज तो हमको ये याद करना है कि हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग। ठीक है, मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का पेपर दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये। तो पहली चीज तो हाई स्टेशनरी, हाई स्टेशनरी में क्या होता है, हाई CBR एंड CDR। तो CBR CDR क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट या क्रूड बर्थ रेट। तो पहली चीज तो हाई स्टेशनरी की बर्थ रेट भी, जो क्रूड बर्थ रेट भी है वो भी बढ़ा हुआ है, और क्रूड डेथ रेट जो है वो भी बढ़ा हुआ है, कि दोनों चीजें बढ़ी हुई हैं, पैदा भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। तो क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट ये हाई स्टेशनरी है। अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, हाई क्रूड बर्थ रेट हाई बर्थ और लो लो डेथ। क्रूड डेथ रेट। तो अर्ली एक्सपेंडिंग तो क्या हो गया, अर्ली एक्सपेंडिंग मतलब क्या हो गया, डेथ रेट तो क्या हो गया, क्रूड डेथ रेट जो हो गया वो लो हो गया, कि एक्सपेंड हो रही है हमारी, बट क्या हो रहा है, बर्थ रेट जो है वो क्या है, हाई है ना। देखो इसमें जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो जा रहे हैं, है ना, तो दैट इज स्टेशनरी हो गया, हाई स्टेशनरी, है ना। जबकि अर्ली एक्सपेंडिंग में हाई बर्थ रेट हो गया बट लो जो है डेथ रेट है। लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, क्रूड डेथ रेट जो होता है डिक्लाइंस, डिक्लाइन होता है। और क्रूड बर्थ रेट जो होता है वो सेम होता है या फॉल अ लिटिल। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। लेट एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो हम लेट एक्सपेंडिंग वाले इसमें चल रहे हैं। तो हम है क्या, डेवलपिंग कंट्री। तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि डेवलपिंग कंट्री में क्या पाया जाता है, तो लेट एक्सपेंडिंग पाया जाता है। या ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो लेट एक्सपेंडिंग चल रहा है, कि हमारे यहाँ क्रूड डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो गया है और क्रूड बर्थ रेट जो है वो सेम हो गया है या फॉल अ लिटिल, कि थोड़ा कम हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा लेट एक्सपेंडिंग। अब लो स्टेशनरी क्या होता है, लो क्रूड बर्थ रेट और क्या हो जाता है, क्रूड डेथ रेट। ये किस में पाया जाता है, डेवलप्ड कंट्री में। देखो लो स्टेशनरी, तो दोनों चीजें इसमें घट गई, बर्थ रेट भी घट गया और डेथ रेट भी घट गया, क्योंकि तुमको समझ में आ ही रहा है कि डेवलप कंट्री में क्या है, कि लोग मरते भी कम है और पैदा भी कम करते हैं। डिक्लाइन में क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट जो होता है वो कम होता है किससे, क्रूड डेथ रेट से। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है वो क्या करेगी, क्रूड बर्थ रेट कम हो गया, अगर बर्थ रेट कम हो गया और डेथ रेट जो है तो कम हो जाएगी ना पॉपुलेशन, फॉल या डिक्लाइन। अब नए बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, है ना, तो पॉपुलेशन फॉल होगी।
अब देखो फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन देखते हैं। फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन, मैरिड कपल विद वाइफ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो कोई मैरिड कपल है, उसमें क्या है, तो वो पहले मैरिड कपल इसलिए बोला गया, ये हमेशा वाइफ के टर्म में इसलिए लिया जाता है क्योंकि मेल फर्टाइल है बहुत बहुत साल तक, है ना, तो उनकी तो फर्टिलिटी की एज इतना कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए मैरिड कपल बोला गया है। तो ये फीमेल के टर्म में बोला गया, मैरिड कपल विद अ वाइफ इन रिप्रोडक्टिव एज, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज दी जाती है इसमें, ठीक है, 15 से 45 ईयर। इसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल कपल बोलते हैं बेटा। एलिजिबल कर एलिजिबल कपल बोलते हैं। तो एलिजिबल कपल किसको बोलते हैं? मैरिड कपल विद वाइफ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इसको बोलेंगे एलिजिबल कपल बोलते हैं, ठीक है, 15 से 45 ईयर की। कपल हैविंग 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन, इनको क्या बोलते हैं? कौन सा कपल बोलते हैं? टारगेट कपल। टारगेट कपल क्यों बोलते हैं इसको? कब 2 से 3 बच्चे पहले से ही हैं इनके पास, तो जितने भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, इनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं कि भाई तुम्हारे तो फैमिली पूरी हो गई, 2-3 बच्चे तुम्हारे हो गए, तो टारगेट इसीलिए बोलते हैं टारगेट कपल की, जो फैमिली प्लानिंग है ना, जितने भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इन्हीं को टारगेट करते हैं कि भाई जिसका एक भी बच्चा नहीं है उसको कह दोगे क्या कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो या ट्यूबेक्टोमी करा लो या वस्टेक्टोमी करा लो, मगर इनको बोल सकते हो ना टारगेट कपल कि 2-4 बच्चे आपके हो गए भैया, आपको क्या नीड है, तो दैट इज कपल हैविंग 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन, इनको बोलते हैं टारगेट कपल, ठीक है। और मैरिड कपल, एलिजिबल कपल किनको बोलते हैं? 15 से 45 ईयर की जो भी होंगे उनको बोलेंगे फीमेल्स में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल यूजिंग वन और अदर अप्रूव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल, तो पहली चीज तो वही है जो रिप्रोडक्टिव एज के हैं, तो उनका परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल यूजिंग वन और अदर अप्रूव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कि वो परसेंटेज जो कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो percentage of eligible couple using one or other approved method of contraception, ठीक है, that is couple protection rate. Most common technique used in clinical trial for measuring the effectiveness of the birth control method, ये बेटा बहुत important question, पर्ल इंडेक्स। Pearl index. ये समझ में आ गया सबको? देखो मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज इन क्लिनिकल ट्रायल फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द बर्थ कंट्रोल, कि जैसे हमारा बर्थ कंट्रोल जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे हम कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, हम जैसे हम आईयूडी यूज कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर रहे हैं, तो ये चीज क्या निकालता है, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड, कि हम जो बर्थ कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं उसकी कितनी ज्यादा इफेक्टिवनेस है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज इन क्लिनिकल ट्रायल फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द बर्थ कंट्रोल, दैट इज पर्ल इंडेक्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पर्ल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स। इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में देखते हैं थोड़ी चीजें। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो पहली फर्स्ट जनरेशन, पहले ही समझ में आ गया कि पहली जनरेशन है, सबसे पुरानी ये है ना, जब एकदम आईयूडी शुरू हुई थी तो उस टाइम तो इतना ज्यादा डेवलप था नहीं, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो आती हैं वो फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज आती हैं। लिपीज लूप सबने सुना होगा, तो बस यही पूछ लेगा एग्जाम्पल डाल के, लिपी लूप जो होता है वो किस में होता है? फर्स्ट जनरेशन आईयूडी होता है, ठीक है। ये आपने गायनियोप्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो 2 बार पढ़ने की जरूरत है आपको। सेकेंड जनरेशन आईयूडी, उसमें क्या था, मेडिकेटेड आईयूडीज आती हैं, मेटेलिक आयन रिलीजिंग, दैट इज CUT 220, CUT 380, ठीक है। मल्टीलोड डिवाइसेस, MLCU 250, मल्टीलोड CU 375, ठीक है। तो ये आप उसमें भी पढ़ोगे, कॉन्ट्रासेप्शन उसमें भी गायनियोप्स में ही है, ठीक है, तो उसमें सारा याद कर लेना। थर्ड जनरेशन आईओडी, तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जितनी आती हैं वो किस में आती हैं? थर्ड जनरेशन आईओडी में आती है। प्रोजेस्टासर्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टासर्ट किस में आता है? थर्ड जनरेशन आईओडी में, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। LNG आईओडी जो आती है वो किस में है? थर्ड जनरेशन आईओडी में है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईओडी,
आईओडीज का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग 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 होता है, ब्लीडिंग होता है। किसमें कंफ्यूज होगे? दो ऑप्शन में कंफ्यूज होगे, दैट इज ब्लीडिंग एंड पेन में। ठीक है, पेन जो होता है मोस्ट कॉमन रीजन है कि लोग आईओडी हटवा देते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। Under 5 mortality rate. ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। कॉमन सेंस लगाओ तो पता चलेगा। लो बर्थ वेट बेबी की मेन चक्कर ये हमारे यहाँ क्या है? माल न्यूट्रिशन है, तो हमें बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इंडिया में क्या हो जाएगा? लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी। कितने परसेंट? 57%। जबकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर पूरे होल वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो क्या होगा? ना बेटा, निमोनिया। अगर वर्ड में पूछा जाएगा तो निमोनिया कॉज है। ठीक है, बच्चे मरने का सबसे पहला कारण क्या है? अगर वर्ड में पूछा जाएगा तो निमोनिया है। अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ इतना न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, लो बर्थ वेट बेबी हो जाते हैं, उसकी वजह से डेथ हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। अब सब लोग कान नाक आंख सब खोल के रखो और माइक बंद करो और जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलना है। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन, पैटर्न कॉफर। जर्म थ्योरी लुइस पास्चर ने दी थी। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की थी, दी किसने थी? एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीनेशन टर्म एडवर्ड जेनर ने दिया था, टर्म वैक्सीन लुइस पास्चर का था। ब्लड स्टेन, खून का धब्बा लग जाता है तो स्टेन बोलते हैं, दैट इज कार्ल एंड स्टीनर। सिट्रस फ्रूट प्रिवेंट स्कर्वी जेम्स लिंड ने दिया था। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम रोनाल्ड रॉस ने दी थी। एयर वाटर प्लेसेस पुराने जमाने के हिप्पोक्रेट हैं। कैनन ऑफ मेडिसिन एवेसिना। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कॉलरा, की गंदे पानी से कॉलरा होता था तब तभी पता चला कि पब्लिक हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कॉलरा को बोलते हैं। फादर ऑफ सर्जरी एम्ब्रोस पेरे। फादर ऑफ सर्जरी जो होता है मॉडर्न सर्जरी जोसेफ लिस्टर, इन्होंने क्योंकि एंटीसेप्टिक का यूज बताया था। ठीक है, फादर ऑफ एनाटॉमी हीरोफिलस, हीरो ही लोग एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न एनाटॉमी एंड्रियो वेसेलियस। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग इंडिया। मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड हेल्दी पर्सन क्वारंटाइन बोलोगे। डबल किसमें होता है? एपिडेमिक डिजीजेस में। बैरोमीटर सोशल वेलफेयर टीबी। स्लिम डिजीज पतला हो जाता है एड्स में। ब्लैक सिकनेस सिक किसमें होगा? काला आजार में। डेथ किसमें हो जाएगी? प्लेग में हो जाएगी। एट डिजीज टिटनेस 100 डे पर्ट्यूसिस वूफिंग कफ हो जाएगा। कॉज फिनोमेना टीबी बोलते हैं, हैंसेट डिजीज लेप्रोसिक बोलते हैं। वेब WWW वर्ल्ड वाइल्ड वेब, वेब किसमें खोलोगे? मैक, मैक का लैपटॉप है हमारे पास, है ना, दैट इज मैक मोहन एंड पग। PQLI बड़ा है, HDI छोटा है, तो PQLI 1 साल का होगा और HDI जो हो जाएगा बर्थ पे हो जाएगा। 1 साल मतलब इन्फेंट हो जाएगा, इसमें इनकम हो जाएगा, इसमें लिटरेसी रेट, इसमें नॉलेज हो जाएगा। PQLI बड़ा है, रेंज बड़ी है, 0 से 100 हो जाएगी। HDI छोटा है, रेंज छोटी हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। बर्डन ऑफ डिजीज निकालते हैं पॉपुलेशन में और क्या निकालते हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, दैट इज डेली। डेली में दोनों चीज आती है, मॉर्टेलिटी एंड डिसेबिलिटी दोनों आती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, दैट इज सुलिवान इंडेक्स। किलिंग पावर ऑफ डिजीज, केस फर्टिलिटी। केस फर्टिलिटी किसके लिए 100% होती है? रेबीज के लिए। आइसबर्ग फिनोमेना, दैट इज क्लिनिकल केसेस फ्लोटिंग टिप दिखाता है, सबमर्ज केसेस दिखाता है, अनडायग्नोस केसेस कैरियर दिखाता है। उसके लिए क्या कराते हो? डायग्नोसिस कराते हो। नीचे वाले के लिए क्या कराते हो? स्क्रीनिंग कराते हो। रेबीज, टिटनेस, मीजल, रुबेला, इनमें आइसबर्ग फिनोमेना नहीं मिलता है। कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज डिजीज इरेडिकेशन। स्मॉल पॉक्स 8 मई को 1980 को इरेडिकेट कर दिया गया था। सेंटिनल सर्विलांस एड्स के लिए होता है, मिसिंग केसेस पता लगाते हैं।
प्राइमोडियल लेवल में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन, सेफ वाटर, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। इम्यूनाइजेशन जो आता है वो भी प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। सेकेंडरी में आता है AFB, पैस्मियर, और किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आता है। फिर उसके बाद आता है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। हमारी गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, तुम आओ हम नहीं आएंगे, दैट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आओगे तो इलाज कर देंगे। इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट 1A 1C, दैट इज मेन कॉज अगर देखना है हमें कि भाई अंडरलाइंग कॉज क्या है, तो दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, तो आई 1C में आ जाएगा। और डायरेक्ट कॉज जो है वो रीनल फेलियर है, तो हमारा 1A में आ जाएगा। तो इसेंस ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट 1C हो जाता है। न्यू केसेस इंसिडेंस हो जाता है, ओल्ड एंड न्यू केस प्रिविलेंस। फर्स्ट केस इंडेक्स केस हो जाता है, टाइम इंटरवल हो जाता है, वो क्या होता है, अपरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम और इन्वेजन ऑफ इन्फेक्शन के बीच को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जनरेशन टाइम क्या होता है, मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी रीच करने का। BCG, OPV, सेवाइन, मम्स, मीजल्स, रूबेला, येलो फीवर, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड में IPV, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, TT, JE जो होता है इनएक्टिवेटेड में आता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वैक्सीन जो होता है, लाइव वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। विटामिन ए के 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाना है, 9 मंथ पे 1 लाख यूनिट लगाते हैं, फिर हर 6 महीने पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं 5 साल तक। प्रेगनेंसी में चीज लगती हैं, दैट इज TT1, TT2। अगर TT1 लगा दिया एज सुन एज डिटेक्टेड, तो फिर 4 वीक के बाद लगा दो TT2। उसके बाद अगर 3 साल तक अगर कोई प्रेगनेंसी होती है, उससे पहले अगर उसने TT1 TT2 लगाया है, तो बूस्टर लगा देंगे बस। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ऑड रेशियो से निकालते हैं, ठीक है। और क्या निकालते हैं, इन आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोस हु डू नॉट हैव द डिजीज, दैट इज हेल्दी स्पेसिफिसिटी। टू पॉजिटिव, टू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सब बता दिया। होस्ट देखो क्या है, जिसमें सेक्सुअल साइकिल चलेगी या पैरासाइट मैच्योरिटी अटेन करेगा, दैट इज प्राइमरी या डेफिनेट एसेक्सुअल साइकिल चलेगी, सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा या इंटरमीडिएट होस्ट। डेमोग्राफिक साइकिल, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइन। फैमिली प्लानिंग, मैरिड कपल जो कि किस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, दैट इज एलिजिबल कपल, 2 से 3 बच्चे हो चुके हैं तो क्या है, इनके ऊपर टारगेट करना है कि और बच्चे पैदा ना करें। परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल, अप्रूव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज कौन से लोग, कितने परसेंट लोग हैं जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कपल प्रोटेक्शन रेट। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मेथड, इफेक्टिवनेस ऑफ द बर्न कंट्रोल हमें पता लगाना है, तो दैट इज पर्ल इंडेक्स कि कितना इफेक्टिव है हमारा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड में होता है मेटेलिक आयन रिलीजिंग होता है और मेडिकेटेड आईओडीज होती हैं, थर्ड में होता है हार्मोन रिलीजिंग होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है ब्लीडिंग होता है। और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो होता है बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। सेकंड बेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इंडिया में जो होता है लो बर्थ वेट बेबी होता है, प्रीमेच्योरिटी होता है। वर्ल्ड में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, निमोनिया है, ठीक है। 2-4 चीज और देखते हैं, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतना करने की कोशिश करेंगे। इसमें से देखो कुछ तुम्हारे काम पे है क्या, देखो सुलिवान इंडेक्स को क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, DFLE वो बोलते हैं, ठीक है। डेली अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, क्वेली, ठीक है छोड़ दो इसको। लाइफ ऑफ लेवल ऑफ द हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, देखो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है, सब सेंटर एंड PSC आता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, ठीक है। सर्व एज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर में क्या आता है, मेडिकल कॉलेज आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकल कॉलेज जो आता है टर्शरी हेल्थ केयर में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर और अल्मा आटा डिक्लेरेशन आपके में पूछा जाएगा नहीं, वैसे पूछा जा भी सकता है मगर अभी नहीं देखते हैं। सब सेंटर में कितना स्टाफ होता है, 3 होता है, मल्टीपर्पज मेल वर्कर होता है, मल्टीपर्पज फीमेल वर्कर होता है और एक वॉलंटियर वर्कर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 100% सेंट्रल असिस्टेंस होता है सब सेंटर में। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सारा पैसा सब सेंटर पे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC जो होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं 1 से 2, हेल्थ असिस्टेंट मेल होता है, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होता है, हेल्थ एजुकेटर होता है। एक्ट एज अ रेफरल सेंटर फॉर द 6 सब सेंटर, 6 सब सेंटर का एक रेफरल सेंटर होता है, दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। स्टाफ कितना होता है, टोटल 15 का स्टाफ होता है, जिसमें कि 1 से 2 जो होते हैं मेडिकल ऑफिसर होते हैं। मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, अभी सब सेंटर किससे हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही थी, जबकि PSC जो चलाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। हैज प्रोविजन ऑफ चार्ज,
4 से 6 बेड होते हैं हम पीएससी में। सीएचसी देखते हैं, सीएचसी में होता है 30 से लेके 31 स्टाफ, दैट इज स्टाफ ऑफ 30 से 31। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर 4 होते हैं, 4 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर होते हैं। कौन कौन? फिजिशियन होता है, सर्जन होता है, ऑब्स गैनी होता है, पीडियाट्रिशियन होता है। सब सेंटर देखो, पॉपुलेशन ऑफ सब सेंटर का क्या है? प्लेन में 5,000, हिली एरिया या ट्राइबल एरिया में 3,000 पॉपुलेशन पे हमारा एक सब सेंटर होता है। स्टाफ 3 होना चाहिए। मेंटेन किससे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। विलेज कवर 4 विलेज कवर करेगा, 3 का स्टाफ होगा, 5,000 प्लेन में होगा, 3,000 जो होगा हिली ट्राइबल एरिया में होगा। पीएससी प्लेन में 1 10 100,000 10,000 दैट इज 30,000, ट्राइबल या हिली एरिया में 20,000। स्टाफ जो होता है 15 का होता है। मेंटेन करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। विलेज कवर होते हैं 29 सीएचसी प्लेन में 1,20,000, हिली एरिया में 80,000। उसके बाद स्टाफ होता है 30 का, मेंटेन करती है सीएचसी को कौन मेंटेन करता है? स्टेट। एवरेज विलेज कवर 158। हेल्थ पर्सनल कितने होते हैं? डॉक्टर 1 पर 3,500। एक डॉक्टर होना चाहिए 3,500 की पॉपुलेशन पे। नर्स होनी चाहिए एक नर्स 5,000 की पॉपुलेशन पे, जबकि आशा होनी चाहिए एक होनी चाहिए 1,000 की पॉपुलेशन पे। ठीक है।